फार्मर्स लव फैमिली पर आप सभी का स्वागत है। अपनी इकोनॉमिक्स की 6 क्लासें हो गई थी, आज अपनी क्लास नंबर 7 चलेगी। तो अभी तक जिन्होंने 6 क्लासें नहीं देखी तो चैनल पर प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स के नाम से, तो उस पर जाके आप उन क्लासेज को देख सकते हैं। उसके बाद में ये क्लास देखें, क्योंकि जो वो 6 क्लासें है वो एक तरह से इकोनॉमिक्स की नीड है। उसी के बाद में आप जो आपका ये 7वां टॉपिक है वो समझ में आएगा। उसके अंदर भी अपना जो तीसरा लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो बेसिक टर्म्स है उनकी बातें की थी हमने। तो हम देखते हैं अपना जो इकोनॉमिक्स के अंदर 7वां टॉपिक है उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो 7वें टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो मांग की जो लॉस होती है वो क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ ए प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अपना जो मेन मोटिव है वो है समझाने पर ज़्यादा ध्यान देना। तो आप है ना कॉपी और पेन साथ लेके बैठा करो, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा समझ में आती है। और प्रॉपर आप अपने खुद के नोट्स बनाए, किसी दूसरे के नोट्सों पे डिपेंड ना रहे। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक नंबर 7 है, जिसके अंदर हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और तीसरा अपना क्रॉस इलास्टिसिटी। तो हमने देखा था कि डिमांड है उसके टाइप्स भी 3 ही होते हैं। पहले पढ़ी थी हमने प्राइस डिमांड, और दूसरी पढ़ी थी हमने इनकम डिमांड, और तीसरी हमने पढ़ी थी क्रॉस डिमांड। अब ये प्राइस डिमांड देखी थी हमने कि ऐसी डिमांड जो प्राइस से रिलेटेड हो उसको तो हम प्राइस डिमांड बोल देते हैं, और ऐसी डिमांड जो इनकम से रिलेटेड होती है उसको हम इनकम डिमांड बोल देते हैं। और क्रॉस डिमांड जो मुख्य वस्तु की मांग में परिवर्तन के कारण दूसरी वस्तु पर जो उसका इफेक्ट देखने को मिलता है उसी को हम क्रॉस डिमांड बोल देते हैं। तो ये हो गई थी अपनी डिमांड की बात पिछली क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी होती है कि कोई मुख्य वस्तु होती है ना, उसके कारण जो दूसरी वस्तु है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और उस इफेक्ट का पता लगाने के लिए हम जिस माध्यम को यूज में लेते हैं उसे कोई हम इलास्टिसिटी यानी कि लोच बोल देते हैं। तो ये अपनी होगी इलास्टिसिटी। तो हम बात करते हैं प्रॉपर वे के अंदर कि इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी को लोच बोलते हैं। तो किसी एक चर में परिवर्तन के कारण दूसरे चर में हुए परिवर्तन की मात्रा बताने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। तो एक सीधी सी जो डेफिनेशन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कोई भी एक चर है में दी हुई है, तो उस एक मुख्य चर के कारण दूसरी चर में जो परिवर्तन होता है उसका पता लगाने के लिए हम जिस माध्यम का यूज लेते हैं उसी को हम इलास्टिसिटी यानी कि लोच कह देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि जो डिमांड है उसके अंदर किस प्रकार से क्या क्या परिवर्तन हुआ और उसकी जो लोच है उसमें क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि वही इलास्टिसिटी जो किसी वस्तु की मांग की मात्रा, कीमत, उपभोक्ताओं की आय में बदलाव की प्रतिक्रिया को मापता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। यानी कि कोई वस्तु है उसकी प्राइस, फिर बाद में प्राइस के बाद में उसकी कीमत, और उपभोक्ता है उसकी इनकम पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उन सभी को मापने की प्रतिक्रिया के बारे में बताता है ये। तो इसी कारण इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह देते हैं। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि मेजरमेंट किस प्रकार से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जाता है। वैसे टाइप्स बताई दी मैंने, क्या 3 टाइप होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। तो हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, मतलब इनको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है यानी किस प्रकार से इनका मापन किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली है अपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि ऐसी इलास्टिसिटी जो किसी वस्तु की प्राइस में परिवर्तन होने के कारण डिमांड पे क्या क्या इफेक्ट डालती है, तो उसी को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह देते हैं। अब इसकी प्रॉपर वे के अंदर देखें कि होती क्या है। तो वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसमें प्राइस में परिवर्तन होने पर डिमांड में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कि कोई फार्मर है, वो मान लो कि गेहूं के बीज खरीदने गया मार्केट के अंदर, तो उसकी जो प्राइस थी वो 25 रुपये थी। तो उसके कारण जो फार्मर है उसकी जो डिमांड है वो कितनी रही, मतलब उसकी मांग कितनी है उसके आधार पे वो पे करेगा पेमेंट। तो उसी को हम
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह देते हैं। वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि प्राइस में जो परिवर्तन होगा उसके कारण जो डिमांड है उसमें क्या परिवर्तन होगा, उसी को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह देते हैं। मतलब अपने जो इलास्टिसिटी है मतलब लोच है वो प्राइस के ऊपर किस प्रकार से क्या इफेक्ट डालेगी और उसी के कारण जो डिमांड है उस पर क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, तो वही हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ लेते हैं। अब इसके फॉर्मूले मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, तो फॉर्मूला है मात्रा की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। अब ये जो फॉर्मूला है इसकी बात करें कि किसी वस्तु की जो मात्रा है वो किसी वस्तु की जो मात्रा की मांग है, मान लो वो अपने पास 200 है, 200% है, और मूल्य में परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन जो उसकी प्राइस है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, मान लो उसकी प्राइस में 100% परिवर्तन हुआ, तो ये कट गया आपस में, तो यहाँ पे कितना बच गया, 2% बच गया। तो हमें जो प्राइस है उसमें परिवर्तन देखने को कितना परसेंट मिला, 2% मिला। तो ये फॉर्मूला यही बताता है कि मात्रा की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, जो हमें जो मात्रा दी गई थी उसके अंदर और जो प्राइस थी उसके अंदर कितना फर्क पड़ा, वो चीजें देखने की मिलती है हमें प्राइस इनकम ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर। तो अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इनकम समझ में आया होगा आपको, अगर नहीं आया हो तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, तो वह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसमें प्राइस में परिवर्तन होने से डिमांड में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। फॉर्मूला देख लिया हमने कि मात्रा की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। अब प्रतिशत क्या है, क्योंकि प्रतिशत हम हमेशा 100 में निकालते हैं, तो प्रतिशत निकालने के लिए या तो 100 से गुणा कर दो या फिर प्रतिशत, अगर गुणा नहीं करते हो तो प्रतिशत लगा दो, और अगर गुणा करते हो तो प्रतिशत मत लगाओ। तो ये अपना फॉर्मूला है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है कि और भी थोड़ा इजी, कि मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, आरंभिक मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन इंटू 100। तो 100 क्यों लिए यहाँ पे यूज में, क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंट में निकालने के लिए हमें 100 की आवश्यकता पड़ती है, और अपोन की बात करें तो अपोन में लेते हैं हम कीमत में परिवर्तन अपोन आरंभिक मूल्य इंटू 100। अब यहाँ पे भी 100 क्यों लिया, क्योंकि हम निकाल रहे हैं परसेंट में निकालने के लिए हमें 100 की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रतिशत हम 100 में से निकालते हैं। तो ये अपनी होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद में हम बात करते हैं इनकम मेजरमेंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इनकम इलास्टिसिटी है उसको हम किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं, तो इसकी बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, तो किसी व्यक्ति की जो इनकम है उसके कारण उसकी डिमांड पे क्या प्रभाव देखने को मिलता है हमें, तो उसी को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल देते हैं। तो अगर इसकी प्रॉपर वे के अंदर देखे जाए डेफिनेशन, तो डेफिनेशन होगी कि वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसमें किसी व्यक्ति की इनकम में होने वाली परिवर्तन से डिमांड में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। वही बात है कि एक कोई फार्मर है तो उसकी सालाना इनकम मान लो कि 2 लाख रुपए है, तो उससे 2 लाख रुपए से उसकी मांग किस प्रकार से प्रभावित होती है, तो वही चीज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर इंक्लूड हो जाती है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो मात्रा की मांग में प्रतिशत परिवर्तन। अब प्रतिशत क्यों आया आपको पता होगा, क्योंकि 100 से हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन, जो किसी वस्तु की आय में प्रतिशत परिवर्तन, जो इनकम है उसके अंदर कितना परिवर्तन हुआ, तो वो चीजें हम बात करते हैं। तो मान लो कि किसी फार्मर के पास है जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मान लो कि 600% अपने पास दिया हुआ है, तो उसके अंदर उसकी मांग में परिवर्तन हुआ मान लो कि 200%। तो इनको हम काटेंगे तो कितना बचेगा, अपने 3% बचेगा अपने पास। मतलब कि मात्रा की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, तो मात्रा की मांग में प्रतिशत परिवर्तन हुआ हमारे पास 600%, और आय में प्रतिशत परिवर्तन, तो आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 200% परिवर्तन हुआ। तो हमारे पास से जो सॉल्यूशन निकल के आया, सॉल्यूशन अपने पास है 3%। तो ये अपना हो गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद में हम इसका एक फॉर्मूला और है, और भी जी, मात्रा की मांग में प्रतिशत हो गया,
मात्रा में परिवर्तन अपॉन आरंभिक आय की मात्रा इंटू 100। तो 100 क्यों लगाया आपको पता होगा, प्रतिशत में निकालना है, और आरंभिक आय में परिवर्तन अपॉन आरंभिक आय और इंटू 100, तो ये 100 क्यों है आपको पता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपनी जो तीसरी इलास्टिसिटी है। तीसरी इलास्टिसिटी है अपनी मेजरमेंट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको किस प्रकार से मेजर करते हैं, तो बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रॉस डिमांड क्या होती है। तो क्रॉस डिमांड होती है कि मुख्य वस्तु में परिवर्तन के कारण जो सहायक वस्तु है उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, उसी को हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल देते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो जो मुख्य वस्तु है उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ और जो सहायक वस्तु है उसके अंदर कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अगर हम उसको अनुपात के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसी को ही हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल देते हैं। तो हम देखते हैं प्रॉपर रूप से कि वह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसमें किसी वस्तु की डिमांड में प्रतिशत परिवर्तन व दूसरी वस्तु की प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात का अध्ययन किया जाता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होगा वस्तु X की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु Y की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम कि मान लो कि कोई फार्मर है वो फर्टिलाइजर खरीदने गया, तो फर्टिलाइजर जो मुख्य फर्टिलाइजर अपना यूरिया, तो यूरिया की जो प्रतिशत मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है वो मान लो अपने पास 400% है। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं वस्तु Y की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। जो वस्तु Y है उसकी कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो यूरिया के साथ मान लो और भी जो अदर फर्टिलाइजर या फिर फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड डालते तो उसमें कितना उसकी कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो मान लो उसमें 100% परिवर्तन हुआ। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। कैलकुलेट करने के लिए हम इनको क्या करेंगे, काटेंगे। तो काटेंगे कितना बचेगा अपने पास बचा 4%। तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो वस्तु X की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ और वस्तु Y की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो ये सभी चीजें जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके अंदर आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके जो महत्व है वो क्या क्या है। तो पहला इसका जो महत्व है वो है प्राइस सेटिंग, मतलब मूल्य निर्धारण में। दूसरा है रेवेन्यू फोरकास्टिंग, राजस्व पूर्वानुमान में। तीसरा है कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता व्यवहार में। चौथा है मार्केट इफिशियंसी यानी कि बाजार दक्षता में। और पांचवा है रिसोर्सेज एलोकेशन यानी संसाधन आवंटन में। तो प्राइस सेटिंग में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस प्रकार काम करता है। तो मान लो कि कोई भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, मतलब जो दवाइयां बनाने की जो कंपनियां हैं, वो किसी चीज मान लो पैरासीटामोल की टेबलेट बना रही है, तो पैरासीटामोल की टेबलेट बना रही है तो उसके लिए क्या होगा कि वो एक फिक्स प्राइस निर्धारित करेगी। मान लो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं वो उसकी प्राइस भी बढ़ा देगी। तो इस कारण प्राइस सेटिंग में भी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका एक अच्छा खासा इंपोर्टेंस है। उसके बाद में बात करते हैं रेवेन्यू फोरकास्टिंग, राजस्व पूर्वानुमान में किस प्रकार से इसका जो इंपोर्टेंस है वो है कि प्रारंभ के अंदर तो जो गवर्नमेंट होती है वो कोई भी फार्मास्यूटिकल या फिर कोई भी कंपनी होती है उसके पास से टैक्स लेती है। तो उस टैक्स से जो कंपनी होती है उसको अच्छा मार्जिन, मतलब अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता। तो उसके कारण जैसे जैसे उसके ग्राहक बढ़ेंगे तो उसको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो उससे जो गवर्नमेंट है उसका राजस्व, मतलब जो रेवेन्यू है उसके बारे में भी पता लगेगा हमें कि कितना क्या रेवेन्यू बढ़ रहा है। फिर उसके बाद तीसरा हम देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, जो उपभोक्ता का व्यवहार किस प्रकार से बदलता है। यानी कि अगर किसी वस्तु की डिमांड बढ़ी तो डिमांड बढ़ने से उपभोक्ता का व्यवहार में किस प्रकार से क्या चेंजमेंट हुआ, और डिमांड घटी तो उस प्रकार से व्यक्ति के जो व्यवहार है उसमें किस प्रकार से क्या परिवर्तन देखने को मिला। फिर उसके बाद में अपना है मार्केट इफिशियंसी यानी बाजार दक्षता। बाजार दक्षता का तात्पर्य है हम मार्केट के अंदर कोई भी चीज पहुंचा रहे हैं। मान लो कि हमें यूरिया पहुंचा रहे हैं तो यूरिया की अच्छी कंपनियां हैं, तो जितनी अच्छी कंपनी, मतलब जिस कंपनी का अभी प्रेजेंट में नाम चल रहा है उसका यूरिया जाएगा तो उसकी जो इफिशियंसी मतलब दक्षता है वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि लोगों के पास उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा होने के कारण उसकी इफिशियंसी भी ज़्यादा होगी, और इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। उसके बाद में पांचवा रिसोर्सेज एलोकेशन यानी संसाधन आवंटन। संसाधन को किस प्रकार से आवंटित करना है ये भी डिमांड, ये में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है कि जिस क्षेत्र के अंदर रिसोर्सेज कम है तो वहाँ पे रिसोर्सेज बढ़ाने की आवश्यकता है, और जिस क्षेत्र के अंदर रिसोर्सेज ज़्यादा है वहाँ पे इक्वल लेवल के अंदर रखना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं इनकी बुक की लैंग्वेज में।
फर्स्ट अपना प्राइस सेटिंग। प्राइस सेटिंग देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने से व्यवसाय को प्राइस सेटिंग करने में मदद मिलती है। व्यवसाय समझ गए कि कोई कंपनी है तो उसको अब मार्केट के कोई कंपनी है तो वो किस चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी प्राइस कितनी क्या रखनी है, वो चीज़ें इसी के अंदर आती है। दूसरा देखा हमने रेवेन्यू फोरकास्टिंग। रेवेन्यू फोरकास्टिंग का मतलब है कि कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ बना रहे हैं हम तो उसका अनुमान लगा लेते हैं पहले कि वो चीज़ मार्केट के अंदर इतनी बिकेगी और उससे हमें इतना मार्जिन यानी इतना प्रॉफिट प्राप्त होगा, तो वो चीज़ें रेवेन्यू फोरकास्टिंग के अंदर आती है। रेवेन्यू का सटीक फोरकास्टिंग के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि हमारी चीज़ें मार्केट में कितनी क्या बिक सकती है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपना जो प्रोडक्शन है वो करेंगे। उसके बाद में तीसरा देखते हैं हम कंज्यूमर बिहेवियर। जो जो कंज्यूमर है उसका किस प्रकार से क्या बिहेवियर रहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर प्राइस बढ़ी तो बिहेवियर कम हो गया, और अगर प्राइस बढ़ी तो बिहेवियर भी बढ़ जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से किस चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो जो ग्राहक है वो उस चीज़ के प्रति उतने ज़्यादा सचेत हो जाएंगे कि जिस टाइम पे उसकी प्राइस घटेगी उस टाइम पे वो उसको खरीदने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो ये आगे कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद में देखते हैं मार्केट इफिशियंसी। मार्केट इफिशियंसी की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मार्केट इफिशियंसी को समझने में मदद करता है। मार्केट इफिशियंसी का मतलब है कि कोई भी चीज़ मार्केट में पहुंच रही है, अगर वो किसी ब्रांडेड कंपनी की पहुंच रही है तो उसकी लोगों के पास उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। अगर डिमांड ज़्यादा रहेगी तो लोग उसको खरीदने के प्रति ज़्यादा तत्पर दिखाएगी। अभी ट्रेंडिंग में एप्पल वाला मोबाइल तो हर कोई लोग उसको खरीदने की हर कोई उसको खरीदना चाहता है, क्योंकि वो भी ट्रेंड में चल रहा है और उसकी जो कंपनी है वो वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम कमा चुकी है। इसी कारण जो चीज़ आती है वो भी मार्केट इफिशियंसी के अंदर ही आती है। उसके बाद में अपना रिसोर्सेज एलोकेशन। रिसोर्सेज एलोकेशन का मतलब है कि जो संसाधन है उसका आवंटन हम किस प्रकार से करें। किसी क्षेत्र के अंदर रिसोर्सेज ज़्यादा है तो उसको इक्वल करना चाहिए, और जिन क्षेत्रों के अंदर उसकी डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे उसकी जो एलोकेशन है वो यानी कि आवंटन बढ़ाना चाहिए। तो ये अपना टॉपिक नंबर 7 कंप्लीट हो गया। एक बार वापस से देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 7 के अंदर हमने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, हमने देख लिया कि किसी एक वस्तु के परिवर्तन के कारण दूसरी वस्तु के परिवर्तन में जिस प्रकार से उसके कारण डिमांड में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है कि एक वस्तु में परिवर्तन होगा तो दूसरी वस्तु में उसके परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए हम जिस माध्यम का यूज लेते हैं उसी को हम इलास्टिसिटी बोल देते हैं। और इसके मेजरमेंट देखे थे हमने। तो प्राइस इलास्टिसिटी देखी नहीं हमने। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है कि प्राइस के कारण डिमांड में क्या क्या परिवर्तन हो रहा था वो चीज़ें देख ली। उसके बाद देखा हमने इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी के अंदर मतलब कि प्रति व्यक्ति जो आय है उसके कारण डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो इनकम इलास्टिसिटी के अंदर आ गई। और तीसरा हमने देखा था क्रॉस इलास्टिसिटी, जो एक मुख्य वस्तु के कारण दूसरी जो सहायक वस्तु उस पर क्या प्रभाव पड़ा डिमांड के कारण, वो चीज़ें पढ़ ली हमने। उसके बाद में लास्ट में हमने देखा था इंपोर्टेंस, तो इंपोर्टेंस भी देख लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।